क्लास। आइए बेटा, आज हम करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है शांति। ये हमारा 9th चैप्टर है। शांति जो है बेसिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका संबंध जो है हमारे नेक्स्ट जो हमारा अगली क्लास है 12th क्लास उससे भी रहेगा। इसलिए आप सभी बच्चे ज़रा ध्यान लगा करके इस लेसन को सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो है शांति आपको दिखने में जो है बहुत ही बेसिक सा वर्ड लग रहा होगा कि शांति तो बहुत ही आसान बात होती है। भाई हमने बहुत बार सुना है शांति शब्द, लेकिन जब भी हम जो है इसको पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जो है इसमें पॉलिटिकल साइंस में हम इसके मीनिंग्स जो हैं थोड़े डीप हैं, थोड़े इसके मीनिंग जो हैं कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो उस तरीके से आप इसको समझेंगे। यहाँ पर हम शांति जो है बेसिकली बात कर रहे हैं राष्ट्रों के मध्य शांति की। समझ गए आप? राष्ट्रीय स्तर पर शांति ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित कैसे की जाए इसके बारे में बात करेंगे हम इस लेसन में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शांति होती क्या है। देखो, शांति जो है ये बहुत ही साधारण सा शब्द है जिसका साधारण सा अर्थ ये होता है कि जब किसी भी प्रकार का कोई भी युद्ध न चल रहा हो तो इसका मतलब वो शांति है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है शांति केवल यहाँ पर हम अगर बात करें तो केवल इतना ही शब्द कहना कि शांति का अर्थ जो है एक ऐसी अवस्था है जो युद्ध रहित अवस्था होती है, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त जो है शांति जो है हम युद्ध, दंगा, नरसंहार, कत्ल या सामान्य शारीरिक प्रहार सहित सभी प्रकार की हिंसक स्थिति तथा संघर्षों के अभाव को हम क्या कहते हैं? शांति कहेंगे। कि अगर मान लीजिए युद्ध का माहौल नहीं है, किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद नहीं चल रहा है, लोगों के साथ मारकाट नहीं हो रही है, नरसंहार नहीं हो रहा है, कत्लेआम नहीं किया जा रहा है, प्लस में अगर किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक प्रहार अर्थात किसी भी प्रकार का कोई भी हिंसक गतिविधि नहीं हो रही है, तो इट मीन्स उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम शांति कहेंगे। ठीक है, इसके लिए जो है ब्रेंडन रसल जो है उनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहेगी जो आपको याद करनी है। शांति एक प्रक्रिया का नाम है जिसके माध्यम से व्यक्ति बिना शस्त्र उठाए दूसरे व्यक्ति पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है शांति क्या है कि जैसे यहाँ पर शांति का इनका ब्रेंडन रसल के अनुसार क्या है कि शांति इन्होंने बेसिकली किसे माना है? जैसे हम गांधी जी की बात करते हैं उस तरीके की स्थिति को जो है उस तरीके की स्थिति को प्रयोग करते हुए कि हम शांत रह करके भी अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। उन्होंने बेसिकली इस बात की तरफ ध्यान दिया है। ठीक है, इनके अनुसार जो है शांति बेसिकली क्या है कि जब विश्व के समस्त राष्ट्र क्या होते हैं पारस्परिक सहयोग के आधार पर एक दूसरे की सत्ता एवं स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और विश्व के लोगों के बीच समानता और न्यायपूर्ण स्थिति की स्थापना करते हैं, तो राष्ट्रों के बीच स्वतः ही शांति स्थापित हो जाती है या शांति का अस्तित्व हो जाएगा। इस सिद्धांत के दूसरे शब्दों में जियो और जीने दो के नाम से जाना जाता है। जैसे ये तो आपने सबने ही सुना होगा, जियो और जीने दो, यानी कि लिव एंड लेट लिव। ये इसका मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति आप केवल खुद ही आपको जीवन जीने का अधिकार नहीं है बल्कि जो दूसरे लोग हैं उनको भी जीवन जीने का समान अधिकार होता है। ठीक है, तो इसके सबसे पहले देखिए एलिमेंट्स ऑफ पीस, क्या क्या इसकी शक्ति के क्या क्या शांति के क्या क्या सिद्धांत हैं। शांति में सबसे पहला अहिंसा। बहुत ही इजी चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, आप इसके बेसिक नॉलेज लेकर के पढ़ते चलेंगे। अहिंसा सबसे पहले नॉन वायलेंस के अहिंसा के बारे में हम सबको पता है कि अहिंसा का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमारे बीच में कौन लेकर के आया था? गांधी जी लेकर आए थे। और ये जो है अहिंसा जो है इसको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है शांति के लिए। ये शांति का सबसे बेसिक मूलभूत सिद्धांत है, मूलभूत इसकी तत्व है कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के बीच पारस्परिक सद्भाव एवं समिति की स्थापना हेतु 2 अक्टूबर को क्या करते हैं? हम प्रतिवर्ष अहिंसा वर्ष के रूप में इसको मनाते हैं। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है राष्ट्रों के बीच सद्भाव एवं समिति की स्थापना हेतु किस वर्ष को हम प्रतिवर्ष अहिंसा वर्ष के रूप में मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को हम प्रतिवर्ष अहिंसा वर्ष के रूप में मनाते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, विश्वास के सबसे बड़ी चीज होती है फेथ। अगर आपको जो है फेथ है, यहाँ पर एक तो जो है आप अपने पर्सनल लेवल पर नहीं बल्कि इसको थोड़ा सा जो है इंटरनेशनल लेवल पर लेकर के बातों को समझेंगे कि अगर मान लीजिए राष्ट्रों के बीच परस्पर विश्वास की स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रों के बीच शांति की स्थापना है वो ज्यादा इजीली मेंटेन रह सकती है। जैसे कि बेटे देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है बार बार युद्ध की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि हमारे बीच में विश्वास की कमी है, फेथ का वहां पर जो है एब्सेंस है। तो इस वजह से जो है हमारे यहाँ पर आपस में विश्वास का होना शांति स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखा गया।
है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है भाईचारा, कि ब्रदरहुड की भावना भी होनी चाहिए। भाईचारा और मानवता की भावना का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम वैश्विक स्तर पर संगठित सामाजिक जीवन का वातावरण संभव कर पा रहे हैं, कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर एक इस तरीके का जो है एनवायरनमेंट क्रिएट कर पा रहे हैं, इस तरीके का हम जो है एक ऐसा माहौल मेंटेन कर पा रहे हैं कि जिसमें जो है ब्रदरहुड की भावना लोगों के बीच में है, लोग एक दूसरे के साथ जो है मिलकर के रहने के विचार उनके अंदर अगर रहता है, तो ऐसी स्थिति में जो है शांति स्थापित होना ज्यादा आसान रहता है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट कल्याण, यानी कि वेलफेयर। वेलफेयर क्या है? देखो, जैसे क्या है कि हम इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम नजर घुमाएं तो बहुत सारी कंट्रीज हमारे को ऐसी दिखेंगी जो कुछ जो है डेवलप्ड हैं और कुछ डेवलपिंग है। तो इस तरीके से बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शांति के लिए क्या होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शांति स्थापित करने के लिए जो है, जो ये छोटे बड़े राष्ट्र हैं वो आपस में क्या करें, वो सभी छोटे बड़े राष्ट्र जो हैं एक दूसरे के का सम्मान करें, एक दूसरे के प्रति जो है मानवता का व्यवहार रखें। जो छोटे राष्ट्र हैं बेटा, वहां पर क्या है, वहां पर जो है कुपोषण, अन्याय, अशिक्षा, शोषण, कई प्रकार की कुप्रवृत्तियां वहां पर चुनौती बनकर के फैली हुई हैं। तो इसलिए अगर उन सभी चीजों को थोड़ा सा कम किया जाए और लोगों को सेटिस्फाइड किया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि ऐसे राष्ट्र जहां पर ये इस तरीके की कुरीतियां हैं, इस तरीके की जो है चीजें वहां पर फैली हुई हैं, तो वो भविष्य में कहीं पर भी जाकर के शांति को डैमेज करने के लिए जो है एक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं हो पाएंगी। इसके लिए क्या है कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियां इन विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं, जो निश्चित ही राष्ट्रों के बीच शांति की स्थापना में सहायक सिद्ध होंगी। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हो गए हैं, ये सारे हमारे हो गए एलिमेंट्स हो गए। इसके बाद हम ये देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ये जो हेडलाइंस लिखी हुई है यहाँ पर, कि विश्व शांति को कैसे स्थापित किया जाए। यहाँ विश्व शांति स्थापित करने की विभिन्न नीतियों का निम्नलिखित रूप से उल्लेख किया गया है। ये क्वेश्चन जो है आपका आ जाता है सीधे एग्जाम में, कि विश्व शांति स्थापित करने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए। तो अगर वो जो है लॉन्ग क्वेश्चन में है तो अलग तरीके से आप लिखेंगे उसको, लेकिन अगर मान लीजिए 2 नंबर में ही आ जाता है ऐसा छोटा सा क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और केवल 2 नंबर में ही आ जाता है, तो आप ये पॉइंट्स इसमें लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट देखो, सबसे पहला पॉइंट है कि एक दूसरे राष्ट्र की भू क्षेत्रीय अखंडता एवं प्रभुसत्ता के लिए परस्पर सम्मान की भावना रखना, कि कोई भी जो भी राष्ट्र हैं, सभी राष्ट्र क्या करें, एक दूसरे की भू क्षेत्रीय अखंडता, यानी कि जो हमने क्या बना रखा है, बॉर्डर सिस्टम बना रखा है कि सभी कंट्रीज की अपनी अपनी बॉर्डर होती हैं, तो सभी कंट्रीज जो है एक दूसरे की बॉर्डर लाइंस का क्या करें, सम्मान करें और एक दूसरे के बॉर्डर के अंदर घुसने की कोशिश ना करें, उनकी सॉवरेंटी को खराब करने की कोशिश ना करें। ठीक है, प्रभुसत्ता यानी कि उनका अपना जो है निर्णय लेने का अधिकार, प्रत्येक कंट्री का अपना निर्णय लेने का अधिकार स्वयं होता है, तो उनके आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वो उनकी जो है प्रभुसत्ता को नष्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उनकी शक्ति को छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि शक्तिशाली राष्ट्र कमजोर राष्ट्रों के जो है भू क्षेत्रीय अखंडता को भी खराब करने की कोशिश करते रहते हैं और प्रभुसत्ता को भी छीनने की कोशिश करते रहते हैं, जिससे कि अशांति का माहौल बनता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि शांति स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए, तो शांति स्थापित करने के लिए जो भी बॉर्डर लाइंस कंट्रीज की हैं, चाहे वो कोई छोटा राष्ट्र है चाहे कोई बड़ा राष्ट्र है, सभी को एक दूसरे की बॉर्डर लाइंस का सम्मान करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एक दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। आंतरिक मामले होते हैं जैसे इंटरनल अफेयर्स, जो भी किसी भी राष्ट्र के अपने आंतरिक मामले होते हैं, तो उन आंतरिक मामलों में किसी दूसरे राष्ट्र को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जैसे इंडिया के अंदर अभी CAA बिल पास किया गया था, तो उसके लिए जो है किसी दूसरे कंट्री को, जैसे कि बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान या कोई भी अन्य कंट्री जो है उसके बारे में अपनी राय दे रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो दैट इज ट्रूली रॉन्ग। वो बिल्कुल ही गलत बात है कि ये हमारे आंतरिक मामले हैं। जैसे आर्टिकल 370 को हमने हटाया तो इतना बवाल खड़ा हुआ, यहाँ पर इतनी ज्यादा बातें की गई, तो वो सब किस लिए किया गया, उन सबको कोई मीनिंग नहीं था करने का, क्योंकि ये आर्टिकल 370 को रखना या हटाना, इट इज ओवर इंटरनल अफेयर, तो ये हमारा आंतरिक मामला है, इसके बारे में हम खुद निर्णय लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सभी राष्ट्रों में कुछ न कुछ आंतरिक मामले होते हैं, तो दूसरे राष्ट्रों को अनावश्यक रूप से किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है एक दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करना। जैसे कि भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करता रहता है, पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करता रहता है, या फिर चीन भारत पर आक्रमण करता रहता है। ऐसा समय समय पर देखा गया है कि बड़ी बड़ी कंट्रीज जो है किसी न किसी कारण से छोटी कंट्रीज पर आक्रमण करती रहती हैं, तो इससे शांति खराब हो जाती है। तो ये स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। छोटे राष्ट्रों को या किसी भी राष्ट्र को एक दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। उसके बाद एक दूसरे राष्ट्र द्वारा परस्पर लाभ पहुंचाना, कि अगर मान लीजिए जैसे कि एक पॉइंट आया था इसका भाईचारा, अगर भाईचारे की भावना है तो शांति स्थापित करने में ज्यादा लाभ रहेगा, ज्यादा जो है अच्छा रहेगा। राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को अपनाना, कि राष्ट्रों को आपस में क्या रखना चाहिए, आपस में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को अपनाना चाहिए, कि भाई हम एक दूसरे के साथ मिलजुल करके शांतिपूर्वक रहेंगे। ठीक है, तो उस भावना के साथ जो है राष्ट्रों को रहना चाहिए। राष्ट्रों के बीच झगड़ों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करने की प्रवृत्ति को बल देना, कि मान लीजिए अगर किसी भी कोई भी राष्ट्र है, बहुत सारे ऐसे राष्ट्र होते हैं बेटे जहां पर जो है राष्ट्रों के मध्य जो है किसी न किसी बात को लेकर के डिस्प्यूट चलता ही रहता है। तो इन डिस्प्यूट्स को, इन विवादों को सुलझाने के लिए जो है बजाय युद्ध का सहारा लेने के, युद्ध की बजाय क्या सोचना चाहिए, शांतिपूर्ण समाधान की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। उसके बाद है 7th पॉइंट, देश हित के लिए गुप्त समझौतों में सम्मिलित न होना। इसका मतलब क्या होता है, गुप्त समझौते कई बार क्या होता है बेटा कि कोई कंट्री जो है किसी दूसरी कंट्री के साथ जो है चुपके चुपके किसी भी प्रकार के गुप्त समझौते कर लेती है। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए बाद में इस तरीके के जो एग्रीमेंट्स होते हैं जो छुप छुप के किए जाते हैं किसी भी तरीके से, और दूसरे राष्ट्रों को पता लग जाता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो है स्थिति बिगड़ सकती है। ठीक है, देखो जैसे अमेरिका ने जो जैसे मान लो रशिया ने किसी के साथ कोई समझौता कर रखा है, चाइना ने समझौता कर रखा है, अमेरिका को इसके बारे में पता लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में कंडीशंस क्या हो सकती हैं, उन राष्ट्रों की आपस में बिगड़ सकती हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें जो गुप्त समझौते होते हैं वो शांति को बढ़ाने में नहीं बल्कि शांति को खतरा में डालने के जो है हथियार बन सकते हैं। तो ऐसे समझौते नहीं किए जाने चाहिए। मानवता हेतु न्याय के लिए सम्मान की भावना को विकसित करना, कि सभी लोगों को जो है ये सोचना चाहिए, सभी कंट्रीज को ये सोचना चाहिए कि सभी लोग जो है, सभी मनुष्य समान है, चाहे छोटी कंट्रीज हैं चाहे कोई बड़ी कंट्रीज हैं, सबके साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए, सबके साथ है जो है ह्यूमैनिटी के हिसाब से उनके साथ जस्टिस किया जाना चाहिए। किसी भी राष्ट्र को छोटा राष्ट्र समझ करके या किसी और आधार पर उसको डिस्क्रिमिनेट कर करके उस कंट्री के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा और उनके साथ सम्मान पूर्वक जो है अच्छी तरह से उनके साथ गुड बिहेवियर चलते हुए उसके साथ काम करेंगे, तो छोटे बड़े सभी राष्ट्र क्या हो सकते हैं, आपस में मिलजुल करके शांति स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है, इसके अलावा देखिए शांति की अनुस्थिति के अतिरिक्त एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें विश्व के समस्त लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सहयोग, मेल मिलाप तथा व्यवस्थापूर्ण एवं न्यायपूर्ण वातावरण को कायम रखने की जरूरत होती है। ठीक है, इसके ये जो सारी चीजें हैं, मार्गेंथो जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं जिनका नाम इसमें आया है, कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रसिद्ध विद्वान हैं ये मार्गेंथो। इन्होंने अपनी पुस्तक राष्ट्रों के मध्य राजनीति, ये कई बार आपके पेपर में आ जाता है बेटा क्वेश्चन, के राष्ट्रों के मध्य राजनीति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो राष्ट्रों के मध्य राजनीति पुस्तक जो है वो मार्गेंथो के द्वारा लिखी गई है, जिसमें शांति की सुरक्षित रखने की समस्या पर विश्लेषण किया है। तो इसमें क्या कहते हैं, मार्गेंथो ने क्या कहा है कि प्रतिबंधों में से जो क्या होता है कि प्रतिबंधों से शांति, इसके अधीन मार्गेंथो ने सामूहिक सुरक्षा, निशस्त्रीकरण, न्यायिक सुझाव, ये सब चीजें जो है आप आगे इस लेसन में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है शांति स्थापित करने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमारा लेसन इतना पूरा हो गया है, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है शांति क्या होता है, शांति के क्या तत्व हैं और शांति मेंटेन करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। इसके बाद शांति के साधन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ। ठीक है बेटे, ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।